चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दो अलग अलग टैक्स जिनको टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है सेस जिसको हम क्या कहते हैं उपकर, क्या कहते हैं उपकर। टैक्स के ऊपर भी जो टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं उपकर। टैक्स के अतिरिक्त लगाया गया जो कर है उसको हम क्या कहते हैं सेस। सेस की धनराशि सरकार के द्वारा, सरकार ये कहती है कि हमें क्या कर रहे हैं फ्री के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं, दे रही है ना सरकार फ्री में। वो कह रही है अगर हम फ्री के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं ना उन टैक्स से के ऊपर भी एक और हम टैक्स लेंगे उस खर्चे के नाम का। ठीक है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, सफाई, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। ठीक है, या फिर जैसे सरकार ने अभी एक पीछे अभियान शुरू किया था गंगा नमामि, गंगा को साफ करने का है। ठीक है, तो गंगा को साफ करने का भी सरकार जो टैक्स देती है उनसे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो सरकार की जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं ये खर्चे किन से लिए जाते हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं से लिया जाता है। तो टैक्स के जो पैसे पर और टैक्स जो लिया जाता है यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कितना परसेंट होता है 4%। कितना होता है 4%। और ये पैसा किसके पास रहता है, केंद्र सरकार। जैसे मान लेते हैं आपकी इनकम है 20 लाख रुपए सालाना और इस 20 लाख के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना हो गया, ठीक है, 20 लाख में 3 लाख तो हटा देंगे, बचा कितना 17, और 17 पे कितना परसेंट 30%, तो कितना हो गया 5.1 लाख। ठीक है, 5 लाख आपको क्या पे करना है, टैक्स देना है। 5 लाख क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। अब 5 लाख आपने टैक्स तो दे दिया, अब 5 ही लाख मान लेते हैं और इस 5 लाख का 4% कितना हो गया, 5 लाख का 4% कितना हो गया 20,000। 20,000 आपको क्या देना पड़ेगा, सेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने मान लो 5 लाख टैक्स दे के पेंडा छुटा लिया ना, सरकार कही आजा आजा इधर आजा उपकर और दे बेटा। ठीक है, वो देखती रहती है, इनकम टैक्स वाले सीधा फोन कर देंगे, ये सेस का अलग डिपार्टमेंट होता है। इनकम टैक्स वाले फोन कर देंगे अभी अभी टैक्स दे के गया जल्दी से इसको पकड़ लो, तुरंत उसके पास कॉल आई आजा बेटा टैक्स ऑन टैक्स और देके जो 4% है, कितना टैक्स भर के आए हो जी 5 लाख, एक काम कर 20,000 और दे रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 रुपये और ले लिया जाता है उससे। ठीक है, तो 20,000 क्या दिया जाता है उसको, सेस के नाम पे टैक्स दिया जाता है। आया समझ में, उपकर क्या होता है। ठीक है, जो भी ये फ्री के अंदर जो चीजें सरकार के द्वारा चलाई जाती है उन्हीं के नाम के ऊपर सरकार क्या लेती है, सेस लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं उपकर। कौन लेता है, केंद्र सरकार। इसको हम क्या कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, क्या कहते हैं इसे हम टैक्स ऑन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। एक और आता है सरचार्ज। सरचार्ज को हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिभार, यानी कि जिसके ऊपर थोड़ा भार पड़ा ना उसके ऊपर थोड़ा सा और भार डाल दिया जाए, उसको क्या कहेंगे, अधिभार, है ना। जैसे कहते हैं एक चांटा लगा तो एक और लग जाए, क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पर है। टैक्स जब दे दिया तो थोड़ा सा और दे दिया तो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर ये भी क्या टैक्स के ऊपर ही लिया जाता है, इसको भी क्या कहते हैं हम टैक्स ऑन टैक्स। ये तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति 50 लाख से अधिक टैक्स पे करता है। कितना, 50 लाख से अधिक टैक्स पे करता है। मान लो आपकी इनकम है 5 करोड़, कितनी है 5 करोड़। ठीक है, कभी तो कमाएंगे 5 करोड़। ठीक है, और इस 5 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना लगेगा आपका 30%। कितना लगेगा 30%। तो 30% कितना हो गया 5 करोड़ का है, कितने हो गए, कितने करोड़ों में आएगा टैक्स, लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ों में आएगा टैक्स। ठीक है, तो 5 करोड़। ठीक है, केबीसी वाला बताया था ना, वहां पर कितना आपका 30% उपकर ये गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप केबीसी के अंदर जीत जाते हो 5 करोड़ अगर आपको चेक दिया जाता है गिफ्ट के तौर पर, तो सरकार उसमें से टैक्स लेती है 1.5 करोड़। आपको कितना मिलता है 3.5 करोड़। तो इसके अंदर से 1.5 करोड़ क्या हो जाएगा टैक्स, 1.5 करोड़ क्या हो जाएगा इनकम टैक्स। और फिर इस 1.5 करोड़ के ऊपर कितना 4% क्या लिया जाएगा, सेस। 4% क्या लिया जाएगा, सेस। और फिर इसी 1.5 करोड़ के ऊपर 10% क्या लिया जाएगा आपसे, सरचार्ज। 10% क्या लिया जाएगा, सरचार्ज। तब आप टैक्स से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, फिर सरकार कहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टैक्स पे किया है। ठीक है, क्या हो गया, इतना टैक्स ले रहे हैं जी इसलिए जी हम करोड़ रुपए कमाते नहीं है ना। ठीक है,
अगर उसने 50 लाख से अधिक टैक्स दिया है, यहां पर टैक्स कितना दे रहा है, इनकम टैक्स 1.5 करोड़, अगर 50 लाख भी दे रहा है ना, तब भी उसको ये 10% अलग से देना पड़ेगा। ये 10% होता है, ठीक है, सरचार्ज होता है। ये जो इनकम टैक्स होता है इसी का 10% होता है। ये 4% सभी को देना पड़ता है, जो भी इनकम टैक्स देगा उस सभी को। तू इनकम टैक्स देता है, तेरे को पता नहीं है, सेस भी देना पड़ रहा है? बेटा तूने दिया नहीं, जब देगा ना तब पता लगेगा, ठीक है। हाँ जी, TDS 10% होता है, ठीक है। हाँ जी, 1% नहीं, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है, कंपनी के ऊपर। बाद में जो ITR फिलअप किया जाता है, हम पहले बता दिया जाता है कि हमने, कंपनी ने हमसे टैक्स लिया है TDS के नाम पर, फिर बाद में वो रिटर्न कर देती है सरकार उसको, ठीक है। TDS होता है, 10 नंबर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। कोई कंपनी के तहत आप काम कर रहे हो तो वो कंपनी पहले से टैक्स चार्ज ले लेती है तुमसे, ठीक है, 10% के आसपास होता है वो, ठीक है, जो आपकी इनकम होती है उसका, ठीक है, तो वो पहले से ले लिया जाता है। वो TDS अलग होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनियां लेती है, कुछ कंपनियां नहीं लेती, ठीक है। अगर लेती है तो हम फिर रिटर्न फाइल कर लेते हैं कि हमने ये पहले से टैक्स हमारा 10% लग गया, तो उसमें लेस हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरचार्ज, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, सबसे ज्यादा। कल भी मैंने आपको बताया था, इन टैक्स से परेशान होकर जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने नया टैक्स लगा दिया, PTT, ठीक है। कल पूरा नहीं बताए थे, क्या होता है ये, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। ये पर ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है? अभी सरकार क्या कर रही है, जनधन योजना लेके आई थी ना। जनधन योजना के तहत क्या किया था, ग्रामीण इलाके के क्षेत्र के लोगों को किसके साथ जोड़ दिया, बैंकिंग सिस्टम। किसके साथ जोड़ दिया, बैंकिंग। और लालच क्या दिया, 500 रुपए आएंगे आपके खाते के अंदर सालाना या 6 मंथली, हाफ ईयरली। कैसे आते हैं, सालाना आते हैं कि हाफ ईयरली आते हैं? ठीक है। सरकार ने क्या किया, अरे बस लास्ट में ये बात नहीं, सरकार ने क्या किया, लालच दिया। वो लालच इसलिए दिया, इन फ्यूचर सरकार को आगे कौन सा टैक्स लागू करना है, PTT, पर ट्रांजैक्शन टेस्ट, ठीक है। तुमने क्या किया, लालच में आकर खाता खुलवा लिया, आप बैंक से जुड़ गए। आपने क्या किया, बैंक के अंदर हम क्या कर लेते हैं, धन को जमा कर लेते हैं, सेविंग के तौर पर करते हैं ना, ठीक है, कि बैंक के अंदर पड़ा रहेगा, कुछ इंटरेस्ट बैंक आपको देती रहेगी। बट वो सारा धन किसके पास चला गया, सरकार के पास। तो सरकार पूरी निगरानी रखेगी कि कितना धन मार्केट के अंदर है, ठीक है। तो उसी के कारण यहां पर सरकार ने जनधन योजना लेके आई। अब सभी धीरे धीरे किसका प्रयोग कर रहे हैं, पेमेंट के लिए UPI ID कर रहे हैं ना। अब जो हम UPI करेंगे, हर UPI के ऊपर एक आपका अलग से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। उसी टैक्स को हम कहेंगे पर ट्रांजैक्शन टैक्स। एक भी अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी और उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ पैसे आपसे टैक्स के तौर पर लिए जाते हैं। अभी सरकार ने कर दिया ना पीछे, अगर आप QR कोड से स्कैन करके पेमेंट करते हो 4000 5000 से ऊपर, तो आपका कुछ % कटेगा, टैक्स लगेगा आपको उसके ऊपर, है ना। कभी भी QR कोड से आप 5 से 6000 ऊपर की जो है, ठीक है, वो करके देखना, ठीक है, या तो आपका कटेगा या अगले वाले का, ठीक है। एक बंदे का उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अगर आप फोन नंबर से डालते हो उसके अकाउंट के अंदर तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, पर ट्रांजैक्शन टैक्स की तरफ मूव कर रही है। अब पर ट्रांजैक्शन टैक्स जब लागू हो गया तो सेस, सरचार्ज, ये सब खत्म हो जाएंगे, GST वगैरह सब खत्म हो जाएगा। सिंपल एक ही टैक्स बच जाएगा जिसको पर ट्रांजैक्शन टैक्स कहेंगे। और इस टैक्स के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लोग खुशी खुशी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, मिनिमम होता है, ठीक है। अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, ठीक है, अगर 10 रुपये कट रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आप कहोगे कि लास्ट में तो बच ही जाएंगे, है ना। जैसे इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, एक बार पूरा पैसा देना होता है हमें सरकार को। जब जनता इकट्ठा पैसा सरकार को देती है तब जनता को दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा करके अगर जनता से पैसा लेती है सरकार तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए पर ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत अच्छा बताया जा रहा है अभी, ठीक है। जैसे भारत के अंदर लागू होगा तभी पता लगेगा इसका पर ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। तो सबसे ज्यादा टैक्स लगता है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा यहाँ पर टैक्स के बारे में, GST के बारे में। एक आता आपका ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। दो देश आपस के अंदर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। दो देश आपस के अंदर क्या करते हैं,
व्यापार करते हैं। जब भी वो व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, चीजों को निर्यात करते हैं और या आयात। निर्यात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है, किसी दूसरे देश से लेना, निर्यात बेचना। ठीक है, जैसे भारत और चाइना के बीच में क्या होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, तो चाइना से हम चीजें क्या करते हैं, कम लेते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं ना, इसलिए मेड इन चाइना हर चीज के ऊपर मिलता है। या फिर हम और किससे लेते हैं, जापान से या जर्मनी से भी। ठीक है, इनसे भी, क्योंकि ये भी देश बहुत आगे जा चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर। ठीक है, तो इनसे हम क्या करते हैं, आयात और निर्यात। भारत लगभग सभी देशों के साथ आयात और निर्यात करता है। ठीक है, तो आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस या व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। अगर ये व्यापार संतुलन किसी देश का क्या है, धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो देश के लिए क्या है, अच्छा है, वो ग्रोथ अच्छी करेगा, उसकी जीडीपी अच्छी होगी। अगर उसका ऋणात्मक है तो वो देश क्या करेगा, डूब जाएगा। अभी जैसे पीछे श्रीलंका था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बिल्कुल खराब हो गई थी, श्रीलंका बिल्कुल बर्बाद होने वाला ही था। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर जो अर्थव्यवस्था उनकी चलती है तो वो किससे चलती है, एक तो टूरिस्ट से, दूसरा आयात और निर्यात जो करते हैं उनसे चलती है। तो आयात निर्यात उन्होंने बंद कर दिया, कोविड के अंदर टूरिस्ट गए नहीं वहां पर, तो इसलिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्या होगी, खराब होगी थी। ठीक है, तो इसीलिए हम जितना आयात करते हैं उतना ही हमें क्या करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए। ठीक है, तभी देश के लिए सबसे अच्छा होता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, भारत चाइना को 18 अरब डॉलर का निर्यात करता है। भारत चाइना को कितना, 18 अरब डॉलर का, और चीन से 72 अरब डॉलर का क्या करते हैं, आयात। हम चीजें कितने की लेते हैं, आयात क्या होता है, लेना किसी दूसरे देश से। तो चीन से कितना, 72 अरब डॉलर पैसे देकर सामान लेते हैं हम। ठीक है, और चाइना हमसे कितना, 18 अरब डॉलर। तो यहां पर ट्रेड बैलेंस कितना हो जाएगा, तो निर्यात कितना हो रहा है, 72, और माइनस कितना कर देंगे, 18, तो कितना बच गया, 54 अरब डॉलर। ट्रेड बैलेंस कितना भारत और चाइना के बीच में, 54 अरब डॉलर। ठीक है, चाइना से हमें कम चीजें लेनी चाहिए, चाइना को चीजें ज्यादा बेचनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड बैलेंस हमारा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था भारत के अंदर, मेक इन इंडिया आया था ना, धीरे धीरे पहले था मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के तहत क्या किया, विदेशी कंपनियों ने चीजें बना बनाकर भारत के अंदर भेजना शुरू कर दी। फिर सरकार को समझ में आई कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तो सरकार ने कहा मेक फॉर इंडिया, इंडिया के अंदर ही और इंडिया के अंदर ही चीज को बनाओ, और फिर इंडिया से हम क्या करेंगे, दूसरे देशों को भेजेंगे। ठीक है, अगर दूसरे देशों को भेजेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, देश के साथ है, दूसरे देश के साथ निर्यात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निर्यात। ठीक है, तो यहां पर उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो क्या हो रहा है, अच्छा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, तो कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर आकर सामान बनाकर उसी सामान को विदेश के अंदर बेच रही है, तो वो हमारे देश के लिए क्या एक अच्छी बात है। क्या है वो, एक अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं उसे हम, ट्रेड बैलेंस। अगला आता है यहाँ पर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किस तरीके से होती है देशों के बीच में, तो पेमेंट करने का दो तरीका होता है। एक तो होता है हमारा करंट अकाउंट, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यापार चालू खाता, क्योंकि यहां पर क्या है, हम एज ए ट्रेड के तौर के ऊपर देख रहे हैं इसको। ठीक है, व्यापार के तौर पर देख रहे हैं। तो एक तो क्या होगा हमारा करंट अकाउंट, एक कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। आप जब बैंक के अंदर जाते हो तो आपके दो खाते खोले जाते हैं, एक सेविंग और एक करंट का होता है ना। सेविंग के अंदर क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती। ठीक है, ब्याज की दर नहीं दी जाती है। सेविंग के अंदर आप अगर अपना पैसा अकाउंट के अंदर रखते हो तो उसके अंदर कुछ पैसे जुड़ते जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जुड़ते कि नहीं जुड़ते, जुड़ रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि ब्याज मिल रहा है आपको बैंक की तरफ से। अगर आपका अकाउंट है करंट अकाउंट, तो क्या उसके अंदर ब्याज मिलता है, नहीं है। क्या किसी का करंट अकाउंट, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी बिजनेस करने वालों का अलग से अकाउंट होता है जिसको करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। करंट अकाउंट के अंदर आप कितना ही पैसा डालो, कितना ही निकालो, कोई उसके अंदर बाध्य नहीं होता।
ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती। सेविंग अकाउंट के अंदर लिमिटेशंस होती है। कई बार आप देखते होगे घर के अंदर जो अकाउंट है पापा का, उसके ऊपर फसल आती है, फसल के पैसे आते हैं, एकदम से सारे पैसे निकलवाते हैं तो बैंक अलग से उनके ऊपर कुछ चार्ज लेने लग जाता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके हम निकलवाते होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है जिसके ऊपर वो चार्ज लेते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर जो चालू या करंट अकाउंट होता है, व्यापार चालू, इसके अंदर हम कौन कौन से चीजों का पेमेंट करेंगे? एक तो गुड्स, वस्तुएं, अगर कोई भी चीजें हम खरीदते हैं किसी दूसरे देश से तो उसके जो पेमेंट होगा वो किस अकाउंट से करेंगे? व्यापार चालू खाता, या फिर किससे? सर्विस, कोई भी सेवा खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई भी सेवा हम बेच रहे हैं तो वो उसका जो पेमेंट होता है वो कौन से अकाउंट से होता है? करंट अकाउंट से। एक और कौन सा? एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान, गिफ्ट या एड। एड क्या है यहाँ पर? ये एड का मतलब यहाँ पर सहायता होता है। ठीक है, एड का दो मतलब होता है, एक एडवर्टाइजमेंट को भी एड बोल देते हैं, एक एड होता है सहायता देना किसी को पैसे की। अब जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका को कुछ सहायता दी थी भारत ने उस समय, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी। ऐसे ही जब इधर नेपाल के अंदर कुछ संकट आ जाते हैं, ठीक है, जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो भारत उनको क्या है, कुछ पैसों की सहायता देते हैं। तो वो जो पैसे दिए जाते हैं वो कौन से अकाउंट से दिए जाते हैं? करंट अकाउंट से। या किसी देश को हम गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट भी किस अकाउंट से पैसे दिए जाएंगे गिफ्ट के लिए? करंट अकाउंट से। किससे दिए जाते हैं? करंट अकाउंट। क्लियर है? करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? गुड्स की पेमेंट आएगी, सर्विस की पेमेंट, और गिफ्ट या एड, उपहार, या फिर कोई भी हम एक पक्षीय जो भुगतान होगा, ठीक है, जिसके अंदर रिटर्न कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने अफगानिस्तान को पीछे क्या दिए थे? सहायता दी थी अफगानिस्तान को। तालिबानी जिन्होंने कब्जा कर लिया था उनको हमने सहायता दी थी, इसलिए अफगानिस्तान हमेशा हमारे पक्ष में रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि कभी भी हम पाकिस्तान को मिला सकते हैं, इसीलिए, है ना। उधर से अफगानिस्तान हमला करेगा, इधर से इंडिया जाएगा, बीच में कौन बच गया फिर? इधर उधर जाएंगे तो एक दो बार में अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। जैसे किसी का खेत होता है, 4-5 बार ट्रैक्टर इधर उधर, जो बीच में उनकी जो होती है डोली, है ना, उसके ऊपर से इधर उधर कर दें ट्रैक्टर को, तो क्या वो रहेगी डोली? नहीं रहेगी ना। तो ऐसे इधर उधर जाएंगे अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान बीच में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा भारत में, है ना। तो इसीलिए तो कैपिटल जो अकाउंट होता है इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं? 2। अगर हमें कोई भी लोन लेना हो, ठीक है, या फिर कोई भी इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, कोई भी हमें लोन लेना हो या कोई भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस अकाउंट से होता है? कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, लोन लेना पड़ता है भारत को, ठीक है, जैसे भारत को लोन देता है IMF, ठीक है, IMF लोन देता है, ठीक है। IMF लोन इसलिए देता है कि मार्केट के अंदर मनी का फ्लो है वो चलता रहे, ठीक है। तो मनी फ्लो चलता रहे तो बीच में मान लो मनी कहीं रुक जाती है, तो मनी रुकने के बाद क्या लिया जाता है? लोन लिया जाता है। जो देश लोन लेता है वो कहां से लेता है? IMF से। तो वो लोन होगा वो किस अकाउंट से, किस अकाउंट पे होता है? कैपिटल अकाउंट। किस पे होगा? कैपिटल। उसकी पेमेंट वगैरह कहां पर होती है? आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। निवेश, कोई भी विदेशी कंपनी आ रही है, ठीक है, तो विदेशी कंपनी भारत के अंदर अपनी कंपनी स्थापित कर रही है तो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लगाएगी ना, या किसी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप कर रही है तो वो भी क्या होता है? निवेश। तो ये निवेश के अंदर जो पेमेंट होती है वो किस अकाउंट से होती है? हमारी करंट अकाउंट। किस अकाउंट से होगी? कैपिटल अकाउंट, या सॉरी करंट अकाउंट बोल दिया था ना, कैपिटल या पूंजीगत अकाउंट से, ठीक है। जो इसके अंदर आपका निवेश होता है, इन्वेस्ट होता है, ये जो इन्वेस्ट होता है ये बाहर से कोई कंपनी भारत के अंदर आ रही है, मान लो हम भारत के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग 3 कैटेगरी के अंदर आएगी। एक को बोलेंगे FDI, एक को बोलेंगे FPI, और एक को क्या बोलेंगे? FII, ठीक है। ये 3 होते हैं। आपके एग्जाम के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। HSC ने पीछे फुल फॉर्म पूछी थी। FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा होता है आपका FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? विदेशी निवेश संस्था। हिंदी में क्या कहेंगे? विदेशी निवेश संस्था।
अब इनको समझते हैं तीनों ये क्या होते हैं। एक तो था आपका एफडीआई, आपने सुना होगा, अगर देश के अंदर एफडीआई बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर, जैसे इसके अंदर लिखा है कोई भी विदेशी कंपनी या संस्थान भारत में किसी कंपनी की 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीद लेती है, ठीक है, 10% से अधिक हिस्सेदारी क्या कर लेती है, खरीद लेती है, या फिर कंपनी का कोई भी ब्रांच भारत के अंदर लगा देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई। क्या कहते हैं, एफडीआई। यानी कि कोई भी फॉरेनर डायरेक्ट भारत के अंदर आकर इन्वेस्ट करने लग जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, एफडीआई। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी है। फॉरेन डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट भारत के अंदर आकर क्या करे, इन्वेस्ट और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई। जैसे एक कंपनी थी होंडा, भारत के अंदर कौन सी कंपनी थी, होंडा, उसी के साथ आकर मिल गई कौन सी कंपनी, हीरो, तो नई कंपनी क्या बन गई भारत के अंदर, हीरो होंडा। क्या बन गई, हीरो होंडा। इसके अंदर इन्होंने 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और 10% से ज्यादा जब इन्वेस्ट करता है तो भारतीय कंपनी को सारा खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है, जो विदेश से जो कंपनी आ रही है उसको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, और प्रॉफिट का फिर 10% से ज्यादा वो उनको देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं, दोनों का यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, हीरो और होंडा का। ऐसे ही मारुति और सुजुकी, ठीक है, दो अलग अलग कंपनियां थी, इन्होंने भारत में आकर क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट। जैसे आपने एक और नाम सुना होगा, आजकल गाड़ी चल रही है किया, है ना, किया भी कहाँ की कंपनी है, विदेश की। कहाँ की है, कहाँ की है ना, साउथ कोरिया की बेटा, हाँ जी, किया साउथ कोरिया की है। जो ह्यूंडई कंपनी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसी की ये है सब कंपनी, किया ह्यूंडई से ही, ठीक है। तो ये दोनों वहां की है, साउथ कोरिया की। तो वो कंपनियां भारत के अंदर क्या कर रही है, अच्छा निवेश कर रही है, तो वो किसके तहत आई है भारत के अंदर, एफडीआई के तहत। किसके तहत आ रही है, एफडीआई। एक और नाम सुना होगा, एमजी हेक्टर, गाड़ी आती है, ठीक है, एमजी हेक्टर, ठीक है, तो ये भी किसके तौर पर आ रही है, एफडीआई, ठीक है। तो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर क्या कर रही है, निवेश कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, एफडीआई। एक होता आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ लिमिट्स होती है यहां पर, कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के अंदर 10% से कम का निवेश करे, उसको क्या कहा जाता है, एफपीआई। क्या कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एक कंपनी थी जियो, भारत के अंदर आई थी ना। जियो ने शुरुआत में क्या किया था, ये भारतीय कंपनी है जियो। जियो ने क्या किया, भारत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लान दिया था, 3-3 महीने का, 1-1 साल तक चल रहा था ना। तो यहां पर क्या हुआ था, एक गूगल कंपनी थी अमेरिका की, उसने क्या किया, हम जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गूगल ने शुरुआत में कहा कि हम 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। तो 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखना चाहते हैं, तो जियो ने सोचा कि इनका सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, तो इसलिए जियो ने कहा कि नहीं, हम 10% से ज्यादा नहीं देंगे, 10% से कम रखना तो बताओ, नहीं तो ठीक है, नहीं किसी और कंपनी के पास चले जाते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए फिर गूगल मान गया कि हम 10% से कम रखेंगे। अब वो भारत के अंदर आ रहे हैं, सारा खर्चा खुद ही उठा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 10% से कम 8% या 9% जितनी हिस्सेदारी होगी उतना हिस्सा उसको मिल जाएगा। तो जियो ने क्या किया, इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि शुरुआत के अंदर अगर हम फ्री के अंदर देंगे तो लोगों तक हमारा जो नेटवर्क है ये पहुंच जाएगा। तो उन्होंने पूरा धड़ाके से काम किया, और जो 10% का इन्वेस्टमेंट गूगल से लिया तो उनसे पैसा लिया और उस पैसे को भारतीय मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और उनके जो अर्थशास्त्री थे जियो के, उन्होंने ये बताया तो इतने साल तक हमारा जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 4 या 5 साल के अंदर इनका टारगेट था, और उतने सालों के अंदर इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया टारगेट। अब जियो प्रॉफिट के अंदर चल रहा है, शुरुआत में फ्री के अंदर सेवा देने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास कौन सा नेटवर्क चला गया है, जियो। क्योंकि फ्री के अंदर तो भारत के अंदर कुछ भी ले लो, है ना, बट पता नहीं है उस फ्री की कीमत आगे जाकर कितनी चुकानी पड़ती है, ठीक है। एक यहाँ पर जितने भी ये धार्मिक जो नेता हैं, जो समाज को बदलने के लिए अलग अलग भाषण देते हैं, जिसके अंदर एस श्रीशंकर आते हैं, ठीक है, जग्गी जगदीश गुरु वगैरह जो होते हैं, इन्होंने भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि भारत के अंदर फ्री के अंदर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अगर फ्री के अंदर कुछ मिलेगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा,
ठीक है। तो इसलिए जियो ने इस्तेमाल किया लोगों को, फ्री के अंदर दिया लालच, आ जाओ भाई फ्री में फ्री में। अब जैसे धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिए, और रेट बढ़ा दिए। अब जियो और एयरटेल के दोनों के रेट क्या है, बराबर है ना। जैसे ही 5G नेटवर्क पूरे देश के अंदर फैल जाएगा, अभी 5G फ्री दे रहे हैं, लुप्त उठाओ फ्री का नेटवर्क 5G, है ना, ट्रायल बेस के ऊपर हमारे क्षेत्र के अंदर चल रहा है, और फ्री के अंदर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो 5G का। करते हो कि नहीं करते, हो रहा है ना। जिसका फोन 5G है वो अपडेट करके 5G नेटवर्क आप आराम से लुप्त उठाइए। आपको हैबिट डाली जा रही है तेज स्पीड की, ज्यादा स्पीड की इंटरनेट की, और आपको हैबिट हो जाएगी, उसके बाद में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हैबिचुअल बनाया जा रहा है, हमें आदी बनाया जा रहा है किसी चीज के प्रति, और फिर उस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं ये लोग, ठीक है। और हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार रहेंगे हमेशा इन चीजों के प्रति, ठीक है। तो ये मार्केट की कुछ बातें होती है जो इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर ये प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो विदेशी पोर्टफोलियो के अंदर कितना, 10% से कम निवेश, तो उसको हम क्या कहते हैं, FPI। उसके बाद में FII आता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वैसी संस्था होती है, बैंक या कोई भी बैंक हो या संस्था हो, जो FDI और FPI इन दोनों के अंदर मदद करती है, ठीक है, कुछ पैसा देकर इनको मदद करती है, ठीक है। ये FFI क्या करता है, FII ये क्या करता है, विदेशी कंपनियों को कहता है कि भारत में आ जाओ, बोला पैसे नहीं है, पैसे हम दे देंगे, आओ तो सही एक बार, ठीक है। तो भारत के अंदर आकर FPI। बीच में कोविड के अंदर कंपनियों के पास जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, पैसा खत्म हो गया, तो इधर चाइना ने देखा भारत की तरफ, जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर ले FDI के तहत। FDI के तहत भारतीय कंपनी के ऊपर विदेशी कंपनी कब्जा कर लेती है, तो चाइना ने सोचा कि अभी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। तो इधर से भारत ने क्या किया, FDI बंद कर दी, आओ चाइना कहाँ से आएगा, तो FDI बीच में बंद कर दी थी। इनके रूल्स कठिन कर दिए जाते हैं, जब भी हमें विदेश की कंपनियों को बुलाना है तो FDI और FFI इनके रूल हैं, उनके अंदर उदारता लाई जाती है, ठीक है। भारत के हाथ में होता है, देश के हाथ में, कि कितनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाना चाहता है, कितनों को बाहर भेजना चाहता है, ठीक है। तो ये आपका FDI है, इनकी फुल फॉर्म में आती है। फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा तो सीधा ये पूछ लेगा कि अगर 10% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, खरीद लेती है, तो वो कौन सी होती है, FDI। 10 से कम होता है तो कौन सा होता है, FII। इन दोनों को मदद करता है वो कौन सा होता है आपका, FII। क्या होता है, FII। अगला आपका आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला आपका जो टॉपिक है इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा, बादशाह नाम है हमारा RBI, है ना। हर बैंक, हर आपका जो नोट होता है उस नोट के ऊपर RBI का लोगो लगा होता है कि नहीं होता, ठीक है। नोट कौन छापता है, RBI। तो इस RBI की कैसे शुरुआत होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंदर जो गठन की सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा, हिल्टन यंग, किसके द्वारा, हिल्टन यंग। 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश के अंदर एक बैंक का गठन किया गया, जिस बैंक को हम क्या नाम से जानते हैं वर्तमान में, RBI। पहले इसको केंद्रीय बैंक का दर्जा था, किसका, केंद्रीय बैंक, यानी कि हिल्टन यंग आयोग बनाया गया था, और उसी आयोग ने इस बैंक का गठन किया गया था, किसके नाम से, केंद्रीय बैंक। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसके अध्यक्ष या गवर्नर जिसको हम कहते हैं, तो कौन थे, ओसबरन समित। कौन थे, ओसबरन समित। 1935 से 1937 तक यहाँ के गवर्नर रहे थे ये। उसके बाद में फिर अगला भारतीय या स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर बने थे वो कौन थे, CD देशमुख। 1943 से 1949, 1943 से 1949 तक। और इसी के समय भारत के अंदर इस RBI का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण। क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949। उस समय इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे, CD देशमुख, ठीक है। गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अभी जो RBI गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। RBI की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना किस तरीके से हुई थी, ये इन्होंने क्या किया, 100 रुपए 100 के 5 लाख शेयर बेच दिए, और इनकी कंप्लीट जो वैल्यू थी वो थी 5 करोड़।
कंप्लीट वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़। ठीक है, जैसे भी आप शेयर मार्केट के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में भी वहां पर हम बात करेंगे शेयर्स के। ठीक है, यहाँ पर जैसे 100 के 5 लाख शेयर थे। ठीक है, एक शेयर है वो आपका 100 रुपए का है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 लाख शेयर इन्होंने उतारे थे मार्केट के अंदर और उनकी कीमत कितनी थी? 5 करोड़। अगर आपने एक शेयर खरीद लिया, मान लो 1600 का है, तो आपको कितने पे करने पड़ेंगे उसके लिए? 1600। अगर आपने 10 शेयर खरीदे तो कितने? 16,000। ठीक है, हर एक शेयर की कीमत होती है और कंपनियां अपने अपने शेयर मार्केट के अंदर छोड़ती हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहां से शेयर खरीद सकता है। तो शेयर खरीदने का मतलब है आपका उस कंपनी के ऊपर मालिकाना हक हो जाएगा उतना %। जैसे एफडीआई के तहत कितना % होता है? 10% से ज्यादा। 10% से कम हो तो क्या होता है? एफपीआई। क्या होता है? एफपीआई। तो ऐसे ही इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। 4 इसके अक्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्या है इसके? अक्षेत्रीय। एक कहां पर शाखा है? एक कहां पर होगी? एक कहां पर नीचे? और एक और कहां पर? कलकत्ता। भारत के चारों दिशाओं के अंदर इन्होंने अपनी एक एक क्या खोली हुई है? ब्रांच खोली हुई है। ठीक है, इसका लंदन के अंदर भी कार्यालय है। कहां पर है? लंदन के अंदर। लंदन के अंदर भी इसका कार्यालय है आरबीआई का। आपका यहां से लाइन हट गई क्या ये? ठीक है, चलिए अब आरबीआई का क्या होता है? एक वर्ष होता है आरबीआई फाइनेंशियल ईयर जिसको हम कहते हैं। भारत का फाइनेंशियल ईयर है ये कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है बेटा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर। पहले आरबीआई के अंदर ये जो लेखा वर्ष था फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक का था। जुलाई से लेकर वापसी हम जून तक आ जाते हैं। जैसे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, कब करते हैं? अरे न्यू ईयर सेलिब्रेट कब करते हो? 1 जनवरी को करते हो ना। तो ऐसे ही आरबीआई या भारतीय सरकार अपना फाइनेंशियल ईयर यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर कब सेलिब्रेट करता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल। तो 8 दशकों के बाद इसको परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, 2020 के अंदर जुलाई से लेकर 31 मार्च केवल 9 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर था। ठीक है, तो आरबीआई का 9 महीने का फाइनेंशियल ईयर कौन से साल के अंदर था? 20 और 21 के अंदर। और जैसे ही 21 का 1 अप्रैल आया तो फाइनेंशियल ईयर इन्होंने बदल दिया। कब से कर दिया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर क्या कर दिया इन्होंने? चेंज। कब से? 2021 से। कब से ये अस्तित्व में आया है? 2021 से। बदला कब? 2020। आरबीआई के कार्य का संचालन जो करती है वो एक बोर्ड बनाया गया इनका। ठीक है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स है इसके अंदर। टोटल कितने मेंबर हैं? 21। टोटल कितने हैं? 21। एक क्या होता है? गवर्नर। अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर। 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर। ये आरबीआई हेडक्वार्टर के अंदर बैठते हैं। चारों के चारों कहां बैठते हैं? आरबीआई हेडक्वार्टर। और 4 अक्षेत्रीय ब्रांच कहां कहां पर है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। इन चारों के क्या हो जाएंगे? ब्रांच के अध्यक्ष। इनके एक एक अध्यक्ष और 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है 2 उसके अधिकारी हो जाएंगे। और 10 अर्थशास्त्री जो बहुत अच्छे जानकार हैं। आप भी जा सकते हैं यहां पर अगर आप बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट हो। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, बचपन से ही आपने मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसके बाद में आपने पीएचडी वगैरह कर ली। ठीक है, तो आप भी एक अच्छे अर्थशास्त्री बन सकते हो। और जिसके पास इकोनॉमिक्स है वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारा क्या है? काला धन। और हर कोई उस काले धन को क्या करना चाहता है? वाइट। और काला धन से वाइट करने के जो तरीके होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो किनके पास होते हैं? अर्थशास्त्री। किसके पास होते हैं? अर्थशास्त्री। ठीक है, तो आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो ओनली इकोनॉमिक्स के जरिए। अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो आप इकोनॉमिक्स के जरिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है आपका इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर करियर वगैरह। आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं? ठीक है, बैंकों का बैंक कहते हैं या बैंकों का बाप भी इसको कहते हैं आरबीआई को। ठीक है, सबसे ऊपर होता है ये। तो सरकारी बैंकर के रूप में क्या करता है ये कार्य? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व। और आर्थिक आंकड़े जारी करता है। आरबीआई आर्थिक आंकड़े जारी करता है, जैसे कितना ब्याज की रेट रखी जाएगी। बैंक हमें क्या देता है? ब्याज देता है, पर्सनल लोन देता है ना।
कितना ब्याज है वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, ठीक है। या गरीबी के ऊपर जितने भी आंकड़े देते हैं वो भी यही देता है। देश की जीडीपी वगैरह सारे आंकड़े यहीं से आते हैं निकल कर। मुद्रा का विनिमय, एक्सचेंज, अगर आप विदेश से पैसे कमा लाए, आपको भारत के अंदर एक्सचेंज करवाना है डॉलर से या यूरो से, तो कौन चेंज करता है? आरबीआई करता है। बैंकों पर नियंत्रण रखना, ये भी कौन करता है? आरबीआई। साख नियंत्रण यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहते हैं, ठीक है, कि किसी दूसरे बैंक को कितना पैसा देना है, ठीक है। नोट का निर्गमन यानी कि मार्केट के अंदर कितने नोटों को रखना है, ठीक है, बैंक को कितना नोट देना है। अगर मान लो इन्होंने जो लोन होता है पर्सनल लोन, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी, तो सभी लोग क्या कर लेंगे? लोन ले लेंगे ना। अगर मान लो अभी इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है पर्सनल लोन के ऊपर, कितना चल रहा है पता है किसी को? कितना? 5 या 12% चल रहा है। साथ में दिलाता हूं तो मैं ले लूंगा 12.5% है अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर्सनल लोन का, 12.5% है। अगर आरबीआई कह दे लोगों को खूब पैसा दो, इस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कर दें? 1% है। क्या कर दें? 1%, यानी कि 100 रुपए पे 1 रुपया ब्याज, ठीक है, तो ले लेंगे, है ना, सभी ले लेंगे। तो सभी अगर पैसा ले लेंगे तो सभी के पास पैसा क्या हो जाएगा? ज्यादा। और मार्केट के अंदर जब पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट के अंदर एक वर्ड आता है, कौन सा? तरलता। क्या हो जाएगी? मार्केट के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। और जब भी तरलता बढ़ेगी तो देश के लिए क्या होता है? खतरा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा भारत का। 500,000 रुपए के अंदर 1 लीटर पानी मिलेगा फिर, ठीक है, खाने के लाले पड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए जो तरलता है या मार्केट के अंदर जो पैसे का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और इसी के लिए आरबीआई ने अलग से एक आपका साख नियंत्रण बनाया है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या कहते हैं? क्रेडिट कंट्रोल। बाजार की तरलता को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? साख नियंत्रण, ठीक है। बाजार की तरलता यानी कि बाजार के अंदर कितना पैसे का फ्लो करवाना है, उसी को क्या कहा जाता है? तरलता। क्या कहा जाता है? तरलता। इसी के लिए आरबीआई क्या बनाती है? मौद्रिक नीतियां, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी हम अंग्रेजी में कहते हैं। क्या बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या आता है? एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, करंट रिवर्स रेट, ठीक है, रिजर्व रेट, एसएलआर, या फिर खुले बाजार की नीतियां, प्रतिभूतियों की बिक्री, ये सारी डिसाइड करती है कौन? आरबीआई, ठीक है। कितना, किस बैंक को कितना पैसा देना है, किस रेट के ऊपर देना है, ये सारा किससे आता है? आरबीआई से आता है, ठीक है। अगर इनकी रेट कम कर देगी तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी? तरलता आ जाएगी। और तरलता आ जाएगी तो चीजें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, है ना। हमें पता लग जाए, मान लो हमारी जमीन हम बेच रहे हैं, हमें पता लग जाए सामने वाली पार्टी के पास भरपूर पैसा है, तो हम क्या करेंगे? जमीन सस्ती देंगे या महंगी देंगे? महंगी देंगे ना। हमें पता लग गया इसने नीरा 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ है ना, और 2 नंबर का पैसा कमाया, ये पैसा पूरा दे देगा जमीन का। हम क्या कहेंगे? 1 किला 50 लाख का है जी, कम से कम लेना तो ले लो, नहीं तो जाओ, है ना। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जो पैसा है उस पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? आरबीआई की। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है सारा किसके ऊपर टिका होता है? बाजार के ऊपर। किसके ऊपर? बाजार या मार्केट के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। और मार्केट किसके ऊपर टिकी हुई है? पैसे के ऊपर। अब पैसा कितना फ्लो करवाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। अब हमें यहां पर पढ़ना है इसके आरबीआई के द्वारा एक एक जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है इसकी मौद्रिक नीतियां, इन मौद्रिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, आपका बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, सीआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होते हैं, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, ठीक है। तरलता क्या होती है, ये सारी चीज, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज इतने रखते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपका जो टॉपिक है ये बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी आता है आजकल, ये आपका हर एग्जाम के अंदर पूछने लग गए हैं, तो इसलिए हम एक साथ ही इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं।